डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय की विविध प्रश्नावली के उदाहरण 26 से 30 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम उदाहरण नंबर 26 से कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 26 है, एक रेखा एक घन के विकिरणों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा का कोण बनाती है। सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो पहले तो क्या दिया हुआ है, हमें एक घन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक घन बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हमने एक घन बना लिया ए बी सी डी ई एफ जी। ये एक घन बनाया है। यहाँ ओ भी इसमें शामिल है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी एक हमने घन लिया। अब ये हमने एक घन ले लिया। इसके बाद क्या लिया है, घन की जो सभी भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसके बिंदु हम निकालेंगे। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 0 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो बिंदु होता है वहां पे वाई और जेड दोनों 0 होते हैं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई बिंदु ए हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 0 ए, ये ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सारी भुजाएं बराबर है। अब ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में जेड का मान 0 होता है, तो ये ए 0। ये वाई जेड प्लेन है, यहाँ वाई है, ये जेड है। वाई जेड प्लेन में एक्स का मान 0, तो ये 0 ए हो जाएगा। ये जी बिंदु देखो क्या आ जाएगा, जी बिंदु आ जाएगा। ये जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन में वाई का मान 0 होता है, तो एक्स का मान ए आ जाएगा और जेड का मान ए आ जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। ये ई है, ई जो बिंदु है वो ए ये होगा। तो ये बिंदु आपको अच्छी तरह से आगे होंगे। अब हमें दिया हुआ है कि घन के विकिरण, तो इसके विकिरण कौन कौन से हो जाएंगे, पहले आप ये देखो विकिरण कौन कौन से होंगे। एक तो ओ ई होगा, ये वाला विकिरण होगा। एक ए एफ होगा, एक बी के साथ जी मिलाएंगे तो विकिरण बनेगा, और एक सी के साथ डी मिलाओगे ये विकिरण होगा। ये 4 विकिरण है। ये चारों विकिरण एक दी गई रेखा के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का कोण बनाते हैं। तो पहले ओ ई के हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, और ये लिख दो पहले। ये दी गई रेखा के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का कोण बनाते हैं। तो यहाँ अभी तक मैंने क्या किया है, एक घन बनाया है। घन के ये जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु, वो मैंने लिखे हैं। फिर एक रेखा है जो विकिरणों के साथ अल्फा बीटा गामा का कोण बनाती है, उससे पहले हमने विकिरण ज्ञात किए हैं। अब सबसे पहले हमें ओ ई विकिरण के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। विकिरण ओ ई के दिक् कोसाइन, ये दिक् कोसाइन ऐसे ज्ञात होंगे। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटाएंगे, a-0 बटे ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। फिर दूसरा बिंदु भी a-0 ये होगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तीसरा बिंदु भी a-0 बटे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर वर्गमूल। ये जो इसके दिक् कोसाइन है वो ये हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का वर्गमूल
तो वर्गमूल 3a, a से a कट जाएगा, ये 1/वर्गमूल 3, दूसरा भी 1/वर्गमूल 3 और तीसरा भी 1/वर्गमूल 3, ये हो जाएंगे। और इसी तरह से जो विकिरण AF है, BG है और CD है, इसके भी दिक् कोसाइन हमें मिल जाएंगे। और ये कैसे मिलेंगे? जिस तरह से जब हम AF के दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे तो पहला पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, BG में दूसरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और CD में तीसरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने चारों विकिरण के OE, AF, BG और CD के दिक् कोसाइन ज्ञात कर लिए। अब हमें एक ऐसी रेखा दे रखी है जो इन विकिरणों के साथ अल्फा, बीटा, गामा का कोण बनाती है। तो माना दी गई रेखा के दिक् कोसाइन जो रेखा में दे रखी है उसके दिक् कोसाइन हम L, M, N मान लेते हैं। तो जो ये हमारा OE है, OE और रेखा के बीच में कोण है वो अल्फा का है। ये हमने ऊपर मान रखा है कि OE के साथ अल्फा का, AF के साथ बीटा का, BG के साथ गामा का और CD के साथ डेल्टा का कोण वो रेखा बनाती है। तो कोस अल्फा के बराबर देखो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा के बराबर, यानी दिक् कोसाइन हमें दे रखे हैं, OE के भी हमारे पास दिक् कोसाइन है और दी गई रेखा के भी दिक् कोसाइन है। इन दोनों के बीच में जो कोण है वो अल्फा का है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये कोस अल्फा के बराबर 1/वर्गमूल 3 L प्लस 1/वर्गमूल 3 M प्लस 1/वर्गमूल 3 N, ये 1/वर्गमूल 3 कॉमन आ जाएगा, L प्लस M प्लस N। इसी तरह से आप कोस बीटा ज्ञात कर सकते हो। कोस बीटा में पहला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, -1/√3L प्लस 1/√3M प्लस 1/√3N। तो ये 1/√3 हम कॉमन लेंगे, तो -L प्लस M प्लस N। और कोस गामा के बराबर दूसरा पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, 1/√3L, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पार्ट नेगेटिव, इसकी गुणा इसके साथ हमें करनी है, 1/√3M प्लस 1/√3N बराबर 1/√3 हम कॉमन ले लेंगे, L माइनस M प्लस N। इसी तरह से कोस डेल्टा आ जाएगा 1/√3L 1/√3M और तीसरा पार्ट इसमें नेगेटिव आएगा, तो ये 1/√3L प्लस M माइनस N। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा। तो इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा, इसको चौथा। समीकरण 1, 2, 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर ये आ जाएगा 1, 2, 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा। और इधर जब वर्ग करेंगे तो ये 1/3 और सभी में है तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे L प्लस M प्लस N का वर्ग प्लस में माइनस L प्लस M प्लस N का वर्ग और प्लस में L माइनस M प्लस N का वर्ग और प्लस में L प्लस M माइनस N का वर्ग, ये आ जाएगा। अब ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, इसको सोल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो बाकी सब कुछ कट जाएगा, केवल यही बचेगा 4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब L M N डायरेक्शन को साइन है, तो L M N ये दिक् कोसाइन है, इसलिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान 1 होगा। ये रिजल्ट हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा
प्लस कोस के डेल्टा बराबर 1/3 4 गुणा 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4/3। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 26 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 27 है, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -1, 2 अंतर्विष्ट है और जो समतलों 2x + 3y - 2z बराबर 5 और x + 2y - 3z बराबर 8 में से प्रत्येक पर लंब है। तो हमें एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से गुजरता है और इन दोनों समतलों के लंब पर है। तो एक समतल जो इन बिंदुओं से गुजरता है, समतल का समीकरण जो 1, -1, 2 से गुजरता है, उसका समीकरण ये हो जाएगा a गुणा x - 1 प्लस b गुणा y + 1 और प्लस में c गुणा z - 2 बराबर 0। तो इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा ax प्लस में by प्लस में cz और बराबर a - b प्लस 2c, ये आया। और इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा हमें दी हुई समतल है, दी गई समतल एक ये है 2x + 3y - 2z बराबर 5 और दूसरा समतल दे रखा है x + 2y - 3z बराबर 8। ये समतल 2, ये समतल 3। पहला समतल दूसरे पर लंब है, पहला समतल तीसरे पर भी लंब है। पहला समतल लंब है दूसरे पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दिक् अनुपात का गुणा 0 होगा, यानी 2a प्लस में 3b और -2c बराबर 0 होगा। अब पहला समतल तीसरे पर लंब है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपातों का गुणा 0 प्लस में 2b और माइनस में 3c बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 3b बराबर, इसको लिख सकते हैं 2c और ये आ जाएगा a + 2b बराबर 3c। तो इसको समीकरण आप 4 मान लो, इसको 5 मान लो। 5 को 2 से गुणा कर लो, समीकरण 5 को जब 2 से आप गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 2a और प्लस में 4b बराबर 6c। ये समीकरण 6 आई। अब 4 में से 6 घटा लो, ये a कट जाएगा, 3b - 4b, तो ये -b बराबर -4c और b का मान आ जाएगा 4c। अब b का मान 4c समीकरण 4 में रख दो। अब समीकरण 4 में b का मान रखने पर जब ये मान रखेंगे हम तो ये होगा 2a प्लस में 12c हो जाएगा ये, क्योंकि 3b का मान 4c 4 दिए 12c बराबर 2c, 2a के बराबर ये उधर जाएगा तो -10c और a का मान -5c। a का मान भी c में आया, b का मान भी c में आया। ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे, ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये देखो, जब दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये रखेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, a की जगह क्या लिखोगे -5c, -5cx, b की जगह 4c, 4cy, c की जगह आप c रखो और a की जगह -5c, b की जगह 4c और इसकी जगह 2c। तो यहाँ से c आप कॉमन ले सकते हो, इधर से भी c कॉमन आएगा जो आपस में खत्म हो जाएगा। तो ये -5x प्लस में 4y और प्लस में z बराबर -9 + 2 -7। तो
तो दोनों तरफ माइनस खत्म कर लो, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस z बराबर 7। ये अभीष्ट समतल है। इस तरीके से आपको ये उदाहरण नंबर 27 करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले एक ऐसे समतल का समीकरण मान लिया था जो 1 माइनस 1 और 2 से गुजरता है। वो आ गया था a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। अब ये समतल 2 और 3 के लंब है, 2 और 3 के लंब है, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशो का जो गुणा है वो 0 हो जाएगा। दूसरे के साथ भी ऐसे, फिर इन दोनों समीकरणों को हमने ए बी सी के लिए सोल्व किया और ये मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारे पास अभीष्ट समतल आया और उदाहरण नंबर 27 कंप्लीट हुआ। नंबर 28 है, बिंदु 6, 5, 9 से बिंदुओं ए 3, -1, 2, बी 5, 2, 4 और सी -1, -1, 6 द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से एक ऐसे समतल की दूरी ज्ञात करनी है जो इन नीचे दिए गए 3 बिंदुओं से गुजरता है। तो पहले ए बी सी से गुजरने वाला समतल हम ज्ञात करेंगे, फिर इस बिंदु से उस समतल की दूरी ज्ञात कर देंगे। तो ये देखो, ये हमें बिंदु दिया हुआ है 6, 5, 9। इस बिंदु से एक समतल ये है, इस समतल की दूरी हमें ज्ञात करनी है जो कौन कौन से बिंदु से गुजरता है, 3, -1 और 2 से गुजरता है, 5, 2 और 4 से गुजरता है और साथ में -1, -1 और 6 से गुजरता है। तो पहले इस समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। समतल का समीकरण जो किससे गुजरता है, 3, -1, 2, दूसरा है बिंदु बी 5, 2, 4 तथा सी बिंदु दिया है -1, -1, 6 से गुजरता है। इनसे जो गुजरने वाला समतल है उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है और वो समीकरण होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z z1 बटे x2 माइनस x1। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से -1 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2। अब नेक्स्ट में 5 में से ये तो हमने घटा दिए, -1 -3 ये हो जाएगा -4, -1 में से -1 जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन बना डिटर्मिनेट का और इसको हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 4 3 12 माइनस 0 माइनस वाई प्लस 1, ये छोड़ देंगे 8 प्लस में 8 और प्लस में z माइनस 2 इंटू में ये छोड़ देंगे 0 प्लस 12 बराबर 0। अब इसे हमें सोल्व करना है। ये आ जाएगा 12x माइनस 36 और ये हो जाएगा माइनस 16y और माइनस में 16 प्लस में 12z माइनस 24 बराबर 0। तो ये होगा 12x माइनस 16y प्लस में 12z बराबर 24 16 40 40 और 26 76, ये उधर जाके प्लस का 76। अब ये हमारे पास आ गया कि 6 5 9 है और जो समीकरण बनी वो 12x माइनस 16y बराबर ये 76, ये बना। अब इस बिंदु से इस प्लेन का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये कैसे ज्ञात होगा, ये दूरी हम d मान लेते हैं। तो d के बराबर 12 गुणा में 6 माइनस 16 गुणा में 5 और प्लस में 12 गुणा 9 माइनस 76 बटे ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस में माइनस 16 का वर्ग और प्लस में 12 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। 12 छिके 72 माइनस 80 प्लस 108 माइनस 76, इसका मोड बटे 144, 16 गुणा 16 256
और प्लस में 144। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको लिख सकते हैं हम 108 और 72 180। 180 में से 156 जाएंगे, ये बचा 24 बटे 400 544। 24 का मूल ये 24 ही हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि 4 चौके 16, 16 गुणा 34, तो 4 वर्गमूल 34। तो ये 6 पे कट जाएगा। 6 बटे वर्गमूल 34 गुणा वर्गमूल 34 ऊपर वर्गमूल 34 नीचे, 6 बटे 34 गुणा वर्गमूल 34, ये 3 17। तो ये आ जाएगा 3 बटे 17 वर्गमूल 34। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया कि पहले इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाला एक समतल ज्ञात किया और समतल की इस बिंदु से हमने दूरी ज्ञात की। इस तरह से उदाहरण नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 29 है, दर्शाइए कि रेखाएं x माइनस ए प्लस डी बटे अल्फा माइनस डेल्टा बराबर y माइनस ए बटे अल्फा बराबर z माइनस ए माइनस डी बटे अल्फा प्लस डेल्टा और x माइनस बी प्लस सी बटे बीटा माइनस गामा बराबर y माइनस बी बटे बीटा और z माइनस बी माइनस सी बटे बीटा प्लस गामा सहतलीय है। तो इससे पहले एक रिजल्ट में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारे पास ये दो रेखाएं हैं x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 और x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2, ये अगर सहतलीय है तब क्या कंडीशन होती है, तब ये कंडीशन होती है कि x2 माइनस x1 यदि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 बटे दूसरी रो में यह आ जाता है जो बटे में है a1 b1 c1 a2 b2 c2। यदि ये आपका 0 है तो ये सहतलीय होता है, अदरवाइज सहतलीय नहीं होता। तो यहाँ देखो x1 के बराबर जो x माइनस जो है वो x1 का मान है, तो ये हो जाएगा a माइनस डी। x2 के बराबर देखो ये हो जाएगा b माइनस सी। y1 के बराबर अगर हम देखें तो a है और y2 के बराबर देखें तो b है। z1 के बराबर अगर देखें तो a प्लस डी है और z2 के बराबर b प्लस सी है। अब नेक्स्ट में यदि ये देखो आप कि a1 के बराबर अल्फा माइनस डेल्टा, b1 के बराबर अल्फा और c1 के बराबर अल्फा प्लस डेल्टा है, a2 के बराबर बीटा माइनस गामा और ये b2 के बराबर बीटा और c2 के बराबर बीटा प्लस गामा, ये है। ये मान अब यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा कि दी गई रेखाएं जो है वो सहतलीय होगी यदि दी गई रेखाएं सहतलीय होगी यदि ये कंडीशन लागू हो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, ये हो जाएगा b माइनस ए और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब ये है अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा और ये है बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा, ये है। अब यदि हम पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़ते हैं तो हमें देखो क्या प्राप्त होता है। पहले और तीसरे स्तंभ को जोड़ने पर यानी C3 के बराबर हम ये लिख सकते हैं C1 प्लस C3, ये यूज करें पहला प्लस तीसरा स्तंभ। अगर ये जोड़ते हैं तो ये देखो क्या बनता है, ये बनता है
पहले स्तंभ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्फा माइनस डेल्टा और बीटा माइनस गामा। दूसरे पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी माइनस ए अल्फा बीटा। तीसरे पे पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये 2b हो जाएगा, ए माइनस 2a, 2b माइनस 2a हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ोगे डेल्टा कट जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा और ये 2 बीटा हो जाएगा। तो ये तीसरे स्तंभ में से 2 कॉमन आ सकता है। तो तीसरे स्तंभ में से जब 2 कॉमन लेंगे हम तो ये बनेगा बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी अल्फा माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा बी माइनस ए अल्फा बीटा। यहाँ पे 2 कॉमन लिया, बी माइनस ए बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, अल्फा बचा, यहाँ बीटा। ये देखो दूसरा और तीसरा स्तंभ सेम है, तो यहाँ दूसरा तथा तीसरा स्तंभ समान है, इसलिए इसका मान है वो 0 आ जाएगा और दी गई रेखाएं सहतलीय है, इसलिए दी गई रेखाएं सहतलीय। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते आप इसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 रेखाएं दे रखी है। 2 रेखाएं यदि ये है तो सहतलीय की कंडीशन ये होती है हमारी, यहाँ से x1 x2 y1 y2 z1 z2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान हमने ज्ञात कर लिए। ये सहतलीय की कंडीशन हमने लगा दी और यदि ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब दी गई रेखाएं सहतलीय है। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट हमने सोल्व किया और ये 0 आया, तो इसका मतलब दी गई रेखाएं वो सहतलीय है और उदाहरण नंबर 29 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 30 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं ए बराबर 3 4 1 और बिंदु बी बराबर 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। तो यहाँ पे बिंदु 3 4 1 और बिंदु 5 1 6 को मिलाने वाली हमें रेखा ज्ञात करनी है और वो एक्स वाई तल को काटती है, तो वो कंडीशन हमें लगानी है। फिर हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जहां पे ये रेखा एक्स वाई तल को काटती है। तो उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे जो ए बी से गुजरती है। ए बी से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये इस टाइप से निकलेगा कि आर के बराबर पहला बिंदु से ये गुजरती है 3i प्लस 4j प्लस में k प्लस में लैम्डा टाइम दूसरा माइनस पहला, 5 में से 3 जाएगा 2i और 1 में से 4 जाएगा माइनस 3j और 6 में से 1 जाएगा प्लस में 5k। ये आया और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये एक्स वाई तल को काटती है, एक्स वाई तल को रेखा 1 काटती है। अगर ये एक्स वाई तल को काटती है तो इसका मतलब एक्स वाई तल पे z का मान 0 होता है। यदि एक्स वाई है तो z का मान 0, वाई जेड तल हो तो x का मान 0, जो ना हो उसका मान 0 होता है। तो इसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे और यहाँ पे z का मान है वो 0 है, तो यही आ जाएगा। ये मान यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे बराबर आई के कंपोनेंट इकट्ठे कर लो, 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई और प्लस में 4 माइनस 3 लैम्डा इंटू जे प्लस में 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू के। अब आई जे के कंपोनेंट्स को इक्वल रख दो, यही मेन इसमें ध्यान देने वाली बात थी। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 लैम्डा बराबर एक्स है, 4 माइनस 3 लैम्डा बराबर वाई है और 1 प्लस 5 लैम्डा बराबर क्या है? 0 है। तो ये देखो लैम्डा का मान क्या आ गया? -1/5। ये लैम्डा का मान आप यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा, ये यहाँ रखोगे तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान 3 प्लस में 2 गुना -1/5, 5 दिए 15, 15 में से 2 जाएंगे 13/5 आया।
अब y का मान देखो, y का मान 4 माइनस 3 गुणा माइनस 1/5, 20 और 3 23/5, ठीक है। और z जो है एक्स वाई प्लेन में 0 होता है, z का मान 0 होता है। तो इसलिए अभीष्ट बिंदु जो होगा वो होगा x का मान, y का मान और z का मान। एक्स वाई प्लेन पे दिए गए बिंदुओं से जो रेखा बनेगी और वो एक्स वाई प्लेन पे काटेगी वो बिंदु आएगा 13/5, 23/5 और 0। इस तरह से उदाहरण नंबर 30 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।